ठीक है। अब देख, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो चार्जेस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा पढ़ने वाले मेथड ऑफ चार्जिंग कि कौन से बहुत सारे अलग मेथड हैं। और तीसरा जो पढ़ने वाला है दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज, इसका डेरिवेशन एकदम स्कूल में आता है। कूलम्स लॉ के बारे में बताओ, व्हाट इज कूलम्स लॉ, अच्छे से समझाओ करके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे फोकस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। हमने चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा था, तो हमने चार्ज के बारे में ये पढ़ा था कि चार्ज जो होती है एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और उस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है या तो एक्सपीरियंस कर सकता है या तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इट कैन एक्सपीरियंस और अप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यदि हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि हमको पता है कि ये जो बॉडी होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाते हैं, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाता है, मतलब ये जो बॉडी है ये कैसी बॉडी हो जाती है, इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी और इट बिकम्स अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब यदि इस बॉडी में से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लग जाए, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलने लग जाए, तो ये जो बॉडी है ये कैसी बॉडी बन जाएगी, दिस बॉडी विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है और इसका जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आया क्या समझ में। अब न्यूट्रल बॉडी का मास m रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब यदि इस बॉडी में, ये वाली जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, तो ये जो बॉडी है, कल ये पढ़े थे हम, ये जो बॉडी है क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। चार्ज जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो मास है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। अब हमने एक और चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने चार्ज के बारे में, कि चार्ज मस्ट हैव मास, मतलब कोई भी जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास जो है वो चार्ज के बिना ज़रूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उसका मास तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। पर जो चार्जिंग है वो भी किसी होती है, किसी ना किसी बॉडी की होती है। तो अगर बॉडी का मास न्यूट्रल में भी था तो चार्ज में भी रहेगा, पर न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज तो नहीं था पर मास तो ज़रूर था ना भाई, कि वो भी नहीं था ना। फिर हम लोग और क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। तो यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, दैट यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और 1 कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। और ESU क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है किसका, चार्ज का। किस में देखा जाता है ESU को, कौन से सिस्टम में देखा जाता है ESU को, CGS सिस्टम में देखा जाता है। और CGS सिस्टम में इसी को और क्या बोला जाता है, फ्रैंक लाइन भी बोला जाता है। तो 1 ESU इज द स्मॉलेस्ट चार्ज विच इज ऑल्सो नोन एज 1 फ्रैंक लाइन। और ये जो ESU है इसी को एक और चीज़ बोली जाती है, दैट इज स्टार्ट कूलम, ठीक है। क्या बोला जाता है इसी को, स्टार्ट कूलम भी बोला जाता है। हमने और एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, हमने और एक चीज़ क्या ऑब्जर्व की थी कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम इज 1/10 EMU विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। और हमने ये देखा था कि चार्ज का एक और यूनिट होता है जो लार्जेस्ट यूनिट होता है, विच इज़ 1 फैराडे, है ना, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और ये जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है ये कितना होता है, 96500 कूलम। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा। चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आगे जाके उसका डायरेक्शन होगा। चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज प्लस माइनस इधर उधर नहीं होता। प्लस का मतलब प्लस होता है, माइनस का मतलब माइनस नहीं होता। प्लस ऊपर नहीं होता, प्लस नीचे नहीं होता, प्लस खाली प्लस होता है ना, ठीक है। और ये पढ़ रहे थे कि स्केलर तो है, साथ ही साथ में जो अपोजिट चार्जेस हैं दे मस्ट अट्रैक्ट,
ठीक है, दे मस्ट अट्रैक्ट, पर सेम नेचर वाले मस्ट रिपेल नहीं होते, सेम नेचर वाले मस्ट रिपेल नहीं होते, सेम नेचर वाले जनरली रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम नेचर वाले जो चार्ज होते हैं दे जनरली रिपेल ईच अदर, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर नहीं होता, दे मस्ट रिपेल ईच अदर नहीं होता। क्यों दे मस्ट नहीं होता? बिकॉज दे मे अट्रैक्ट होता है, दे में अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट हो सकता है? ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। अब चार्जिंग में मैं बताऊंगा क्यों इंडक्शन के कारण होते हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो अगर तुम्हारे पास दो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडीज है और अगर तुमको उनको कुछ भी करके पास लाना है, अगर तुम उनको पास ला रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो बॉडी है ये वाला, वो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हमने क्या बोला, सेम नेचर ऑफ चार्जेस जनरली रिपेल ईच अदर बट दे मे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इंडक्शन। और क्या पढ़े थे? और ये पढ़े थे हम दैट चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज को फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, साइज से, शेप से, मास से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर बॉडी मूव कर रही है, इवन जो बॉडी है अगर वो मूव कर रही है ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, क्योंकि हमने ये स्पीड के बारे में, मास के बारे में एक चीज़ पढ़ कर रखी है कि जो रेस्ट मास होता है बॉडी का और जो मास एंड मोशन होता है, या बॉडी जो भी मूव कर रही है उसका जो मूविंग बॉडी का मास होगा वो अलग आएगा उसके रेस्ट मास से, है ना, ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम का कंसेप्ट लगता है वहाँ पे, क्लियर है क्या? दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्यों क्वांटाइज्ड? क्योंकि भैया चार्जिंग कर रहे हो, डिस्चार्जिंग कर रहे हो, न्यूट्रल बना रहे हो, या न्यूट्रल से चार्ज बॉडी बनाए, प्लस या माइनस वाली बनाए। अब कितना चार्ज है उसके अंदर भाई, तो चार्ज बताना पड़ेगा। तो चार्ज किससे बताया जाता है? चार्ज बताया जाता है क्यू से। जनरली स्कूल वगैरह में देखा जाए तो स्मॉल क्यू यूज़ करते हैं क्योंकि चार्ज छोटे होते हैं, पर कैपिटल क्यू भी लिखने से ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू। कितना चार्ज होगा? तो जितना भी तुम चार्ज दोगे, अब कितना चार्ज दोगे? तो n नंबर ऑफ चार्ज दोगे, n नंबर ऑफ चार्ज दोगे, वेयर n इज एन इंटीजर। और चार्ज कैसे दिया जाता है? या तो इलेक्ट्रॉन को डाल के दिया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर दिया जाता है, इसलिए q इक्वल टू एन ही होता है। दस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम ये कहते हैं दैट चार्ज इन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और एडेड। ठीक है, आया क्या समझ में कि नहीं आया? और हमने n के बारे में यही पढ़ा था कि दैट n मस्ट बी एन इंटीजर, n मस्ट बी एन इंटीजर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम पॉसिबल होगा क्या किसी भी बॉडी पे? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम ऑफ चार्ज, इज इट पॉसिबल ऑन एनी बॉडी? क्यों? पॉजिटिव तो बना हुआ है, पॉजिटिव कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है। दूसरा तुम क्या कह रहे हो कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन का चार्ज नहीं होता ना। अरे तो Q इक्वल टू एन ही निकालना है, तो कल क्या सीखे अपन? अगर Q का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, तो तुम क्या करोगे? n इंटू ई करोगे। E की वैल्यू कितनी होती भाई? 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इधर भेजोगे तो दिस विल बी 3.2 बाय 1.6 10 का पावर -20 बाय 10 का पावर -19। निपटेगा यहाँ पर कितना बचेगा? 2। ये दोनों को काटोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1/10 इंटू 2। अरे भाई 0.2 होगा क्या? क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कभी जीवन में? इलेक्ट्रॉन या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है। इसीलिए तो हमने क्या कहा कि ये क्या होगा? इंटीजर होना चाहिए। बना दोगे क्या बिना इंटीजर के? नहीं बना पाओगे ना। अब सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं Q इक्वल टू 0.2 कूलम, इज इट पॉसिबल? इज दिस चार्ज पॉसिबल? यस सर, इट इज पॉसिबल। हाउ सो? फिर से देख लो भाई, 0.2 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है।
0.2 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 करोगे तो n आएगा, ऊपर भेजोगे तो 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल को निपटाओगे तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 इज 0.125 इंटू 10 का पावर प्लस 19। हो रहा है ना, इंटीजर बन रहा है ना कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर, पॉसिबल होगा, दिमाग लगाना है ऐसे, ठीक है। सिमिलरली Q इक्वल टू 2.73 इंटू 10 का पावर माइनस 10। अब बोलोगे सर हर बार सॉल्व करेंगे, तो मैं बोलूँगा तुम गधे हो अगर हर बार सॉल्व करोगे, तो किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे यहाँ पर, 2.73 इंटू 10 का पावर माइनस 10 दिख रहा है, हमको पता है 1.6 को और 10 का पावर माइनस 19 को नीचे लाना पड़ता है। 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हर बार वो प्लस बनेगा। क्या यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 के पावर 19 से छोटी वैल्यू है? हाँ छोटी है, मतलब ऊपर में 10 का पावर प्लस वाली वैल्यू बचेगी। तुम यहाँ पर नीचे 1.6 को लाके भाई कितनी भी काटा पीटी करके डेसिमल ले जाओ, इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, इनकी ऐसी तैसी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है यहाँ पे 10 के पावर में प्लस वाली वैल्यू बच रही है, यहाँ पर 10 के पावर में प्लस वाली वैल्यू बच रही है, मतलब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या बनेगा, तो तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कभी भी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2.896 इंटू 10 का पावर माइनस 13 कूलम, इज दिस चार्ज पॉसिबल? हाँ सर पॉसिबल है, 10 का पावर माइनस 19 से छोटा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, काटा पीटी करेंगे, निपटाएंगे, आंसर मिलेगा। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा 1/200 कूलम, इज दिस चार्ज पॉसिबल? 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। 0 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 का पावर माइनस 2 होगा, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 होगा, 19 को ऊपर लेकर जाओगे तो प्लस 16 बचेगा। इज चार्ज ऑफ 0.37 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल? क्यों? क्योंकि n है ये, n क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब चार्ज ले आओ वापस 0.37 कूलम। अब बोलो भाई ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और 10 का पावर माइनस 2 बनेगा, इंटीजर मिल जाएगा। अब जैसे हर चीज़ कंजर्व होती है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व होता है। अब तुम पूछोगे सर क्यों होता है भाई, आप अलग अलग बातें बताते हो हर बार, पागल हो गए हो क्या, चार्ज कैसे कंजर्व कर रहे हो? एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो सकता? चलो केमिस्ट्री चलते हैं, क्या एन इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉयड? नो, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या तो आएगा, मतलब सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो भैया इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो चार्ज प्लस या माइनस हो रहा है, तो तुम जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो उसके कारण होने वाली चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आया समझ में? सेम वे में चार्ज का भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। सिमिलरली जैसे किसका कंजर्वेशन होता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, सेम उसी लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो एनर्जी भी कंजर्व होगी तो चार्ज भी कंजर्व हो जाएगा। क्योंकि चार्ज आ रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, एंड इलेक्ट्रॉन इज इनवेरिएबल, उसके मास को फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके मास को फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर माइनस में जो चार्ज है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो -2 -3 माइनस नहीं हो जाता है। कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। अब एक बात बताना मेरे को, पूछ रहा है चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। भैया मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसीलिए बोला था E = mc², है ना, बताया था ना। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, चार्ज को कैसे एनर्जी बना दोगे भाई? ठीक, एकदम वाहियात बात, गलत आंसर। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, चार्ज को स्पीड से फर्क ही नहीं पड़ता है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन चार्ज कॉल्ड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना, नो, होता है क्या ये? अरे यही तो होता है भाई, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन चार्ज, सही बात है। एंड सर्टेन चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है भाई, तो आंसर इसका डी नहीं होगा। मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नहीं सर ऐसा थोड़ी ना है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ये वाला एक क्वेश्चन था होमवर्क में। अगला क्या बोला था, चार्ज डेवलप्ड इन द बॉडी इज 10 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम दैट बॉडी। चार्ज कितना डेवलप होगा एक बॉडी में अगर उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें उस बॉडी में से, तो क्या करोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करोगे, तो Q = N × E। 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं
तो चार्ज डेवलप्ड इज पॉजिटिव, पर न्यूमेरिकल भी बताना पड़ेगा। 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, विच इज़ 1.6 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, विच कैन बी 16 इंटू 10 का पावर -19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि बोल रहा है नॉन जीरो रेस्ट मास, कैन हैव, तो कैन हैव होगा कि मस्ट हैव होगा? हाँ सही तो बात है ना, इट कैन हैव जीरो चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हाँ सही बात है, आइसोलेटेड है ना, कंजर्व ही रहेगा पूरे टाइम। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। एन निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो कितना आ जाएगा ये? (6.25 इंटू 10 टू द पावर +18। अब ये जो हमने देखा ना फिनोमेना भी, ये वाला जब भी हमने फिनोमेना देखा कि एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बहुत सारे। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं ये लोग कि ऐसे करके ना एक वो लगा के रख रहे थे गोला, उस गोले से तुमको ऐसे बिजली निकलते हुए दिखती है बहुत सारी, उस गोले से बहुत सारी बिजली निकल रही है ना, तो वहाँ पर होता ये है कि ऐसे करके ना हवा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे होते हैं। उस टाइम पे हवा में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे होते हैं, हवा में से करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे होते हैं। और इस फिनोमेना को साइंस की दुनिया में कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, अब ये जो कोरोना डिस्चार्ज है ये कहाँ पर हो रहा है? हवा में हो रहा है। अब तुम बोलोगे पर सर हवा तो इज इंसुलेटर, एयर इज एन इंसुलेटर, ये तो इंसुलेटर है, इसको तो कंडक्ट नहीं करना चाहिए। पर सर हवा जो होती है वो इंसुलेटर तो होती है, पर उसकी एक औकात है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट यानी एक टाइम तक ही वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रेजिस्ट कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी औकात से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाल दोगे तो हवा के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी चार्जिंग करने लगेगा। क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में हम ये पढ़ते हैं, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इम्प्योरिटी भी है। पर ऑक्सीजन के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक भी होता है, चार्जिंग वार्जिंग भी की जा सकती है उनकी। आया क्या समझ में? सो अप टू अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर दैट it becomes a conductor। ठीक है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये वाला 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, क्योंकि 19 से छोटा पावर है। ठीक है, ये ट्रिक होती है इसको बनाने की। कभी भी ये जीवन में आया MCQ में गधों की तरह सॉल्व नहीं करना, सीधा ये करना। क्लियर है क्या? कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज पे। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ये समझो तुम, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ये होता है कोई भी एक बॉडी है, हर एक बॉडी की एक औकात होती है कि वो कितनी चार्ज को रख सकता है। हर एक बॉडी की एक औकात होती है कि वो कितने चार्ज को रख सकता है अपनी बॉडी पे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी एक बॉडी है बोल सकते हो क्योंकि उसका मास होता है। तो एक तरीके से ना ये डेंसिटी जैसा कंसेप्ट होता है कि कोई भी बॉडी अपने आप के ऊपर कितना चार्ज रख सकती है। याद रखना, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है किसी भी बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो कितना चार्ज होता है? तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना, ये होता है सिग्मा के बराबर, और दिस इज चार्ज पर यूनिट मास। जैसे डेंसिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, कि उस यूनिट वॉल्यूम में तुम कितना मास डाल सकते हो, वैसी स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी बॉडी की कितनी औकात है। तो भैया जितना उसका मास होगा उस पर यूनिट मास के हिसाब से वो चार्ज रखेगा। दैट इज चार्ज पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। आया क्या समझ में? जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के जितना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन।
अब अगर मान लो मेरे पास ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, सेम एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है। पर प्रोटॉन कितना है, 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। अब यदि बात करूं मैं अल्फा पार्टिकल की, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो He2 4, ठीक है। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। मास कितना है इसका, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन भैया एंड अल्फा पार्टिकल इज द सेम। क्लियर है क्या। अब एक क्वेश्चन आता है, इफ स्पीड इंक्रीजेस then mass increases, but charge remains same। सही बात है कि गलत बात है। स्पेसिफिक चार्ज को क्या फ़र्क पड़ता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास। चार्ज तो सेम है, कांस्टेंट है, पर स्पीड बढ़ने पे मास भी बढ़ रहा है। सिग्मा का कैसा रिलेशन दिख रहा है भाई हमको, इनवर्स का रिलेशन दिख रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्पीड। क्लियर है क्या। सही बात है गलत बात है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज क्या होती है ना, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो मास बदल रहा है इसलिए स्पेसिफिक चार्ज बदल रहा है, पर जो उस बॉडी का चार्ज है, जो बॉडी चार्ज कैरी करती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देख मास के नहीं, चार्ज कभी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता ना, तो एक लॉजिकल सवाल यहाँ से ये उठता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास याद है कितना पढ़े थे, 9.1 × 10⁻³ होता है। हाँ, तो 9.1 × 10⁻27 kg है ना, यही होता है ना, ये ग्राम होता है। हाँ, 9.1 × 10⁻31 kg होता है ना, ठीक है। और ये कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। ये किसका मास है, प्रोटॉन का। और हम लोग एक चीज़ पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जब चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे, कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स या 37 जो भी था, लगभग सर जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। पर भाई चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, प्लस, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस। पर प्लस माइनस से हमको सिग्निफाई नहीं करते, वो तो बस दे दिया गया है उनको, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिनोट करते हैं। पर दोनों पे वैल्यू कितनी है उस चार्ज की, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ना, उसकी वैल्यू तो सेम है ना। फिर तो भैया साइंटिस्ट ने ये जो बचपन से हम ये पढ़कर आ रहे हैं, ये तो गलत बताया हुआ है उन लोगों ने। फिर तो अगर जो तुम कंसेप्ट लगा रहे हो, अगर तुम ये बोलते हो कि चार्ज मास के ऊपर डिपेंड करता है, फिर तो ये कभी नहीं हो सकता था। अब आते हैं कंडक्टर के ऊपर। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर को अगर एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में समझा जाए तो कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक कंडक्टर होता है। इट मस्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट मस्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं एक ऐसी बॉडी बनाता हूँ, ये एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी के अंदर में प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, मतलब ये जो मैंने बॉडी बनाई, ये कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हुआ ये जो बॉडी है, इट इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर, इट इज़ अ न्यूट्रल
कंडक्टर, मतलब इसके अंदर में जो चार्जेस हैं, इसके अंदर में जो चार्जेस हैं, दीज चार्जेस आर फिक्स्ड, दीज चार्जेस आर फिक्स्ड, ठीक है। अब ये क्या है, हमने क्या बोला, ये जो है ये क्या है, एक कंडक्टर है। हमने जो बोला ये है क्या, दिस इज अ कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है ना, दिस कंडक्टर विल अलाउ व्हाट, दिस कंडक्टर विल अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो अलाउ करेगा। हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अ कंडक्टर विल अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज if excess charge is given to a conductor, किसी भी एक कंडक्टर को अपन एक्सेस चार्ज दे दें। अब ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब जो भी तुम इसको चार्ज दोगे, जो भी तुम इसको चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, ये कहाँ पर रहेगा, तो एक्सेस चार्ज वेन एवर गिवन टू अ कंडक्टर कहाँ पर होता है, बोला मैं हमेशा, कहाँ जाएगा उसके, ऑलवेज resides on the surface of the conductor। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आया क्या समझ, यहाँ तक क्लियर। अब मेरा यहाँ से एक सवाल आता है, एंड ये 2 करोड़ रुपए का सवाल ये है कि हमने यहाँ पर ये कहा, अ कंडक्टर मस्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अ कंडक्टर मस्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होने चाहिए, सरफेस पे होने चाहिए, कि इनसाइड द कंडक्टर होने चाहिए। हाँ इधर देखो, सरफेस पे नहीं होता भाई, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड होगा उसके, जो तुम उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोगे वो सरफेस पे जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होएगा, एटम के अंदर की बाहर है फ्री इलेक्ट्रॉन उसका। अब जैसे कंडक्टर होता है, इसी की तरह, इसी के प्रकार का एक और बदतमीज होता है, जिसको बोला जाता है इंसुलेटर, जिसको बोला जाता है इंसुलेटर। तो अब ये इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच डज नॉट अलाउ चार्ज, विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। अलाउ क्या नहीं करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करेगा। मान लो तुमने एक ये बना के रखा है इंसुलेटर, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक। क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। पर इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हैं, ये मत बोल देना फ्री नहीं है। ये याद रखना कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर में, इसके अंदर में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। These electrons are highly attracted or tightly आया क्या समझ में? ठीक है, तो याद रखना इंसुलेटर को हम चार्ज जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वो चार्ज जिधर रख दोगे वो उधर का उधर ही रखा रह जाएगा, ठीक है। वो मूव नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता उसको अपने थ्रू जाने के लिए। आया क्या समझ में? मान लो अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के पूरा, ठीक है। अब इसके पास मैं लेकर गया एक न्यूट्रल बॉडी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। कौन सी बॉडी लेकर गया? न्यूट्रल बॉडी लेकर गया। अब न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव बॉडी के पास लेकर जाऊंगा। अब ऑब्वियसली ये एक कंडक्टर है, इंसुलेटर को नहीं लेके जा रहा हूँ, ऑब्वियसली ये क्या है, कंडक्टर है।
तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच खींच के अट्रैक्ट करता जाएगा, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट चार्जेस मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर के, ये सारे के सारे एक तरफ चले जाएंगे, ये सारे के सारे एक तरफ चले जाएंगे, इस वाले साइड पे चले जाएंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब इन दोनों बॉडी को हमने चिपकाया नहीं चिपकाया, बस एक दूसरे के पास लेकर आए, तो एक चार्ज बॉडी के कारण ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया इसमें? इसको कहते हैं इंडक्शन। इसने इंड्यूस करवा दिया। क्या इंड्यूस करवा दिया? प्लस माइनस करवा दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा दी यहाँ पे। तो यहाँ पर इंडक्शन के कारण क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज। आया क्या समझ में? अब मान लो अगर इसी के पास एक इंसुलेटर ले जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देगा, इसीलिए ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है भाई। मान ले अगर मेरे पास एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, अब इस हॉलो कंडक्टर पे जितना भी चार्ज आएगा, अंदर से खोखला है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर जाएगा? अब मान लो हमारे पास कोई एक सॉलिड कंडक्टर है, इस सॉलिड कंडक्टर पे जितना एक्सेस चार्ज आएगा वो कहाँ जाएगा? वो भी सरफेस पे ही जाएगा। जितना भी एक्सेस चार्ज होता है, किसी भी टाइप की बॉडी हो, एक्सेस चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस पे ही जाएगा। क्लियर है क्या? तो कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के, वो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं फ्रॉम द एटम एंड मूव्ड अबाउट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में मूव करवा सकते हैं। वेयर एज इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो लूजेस्ट या लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी टू टाइटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से अंदर न्यूक्लियस से। मतलब जो लूज इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा? टू टाइटली बॉन्डेड होगा। मतलब देखो, इंसुलेटर बस एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंस शेल पे, जो आखिरी शेल का भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। दैट इज़ वाई वो क्या बन जाता है? इंसुलेटर। जैसे हमने केमिस्ट्री की दुनिया में ये पढ़ के रखा है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, तो जो लूजेस्ट इलेक्ट्रॉन है उस एटम का वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से। ठीक है, टू टाइटली बॉन्डेड टू बी इजीली रिमूव फ्रॉम देयर एटम्स या टू मूव अबाउट इन द एटम और द कंडक्टर। क्लियर है क्या? देखो, रेडियस सेम है, तो चाहे हॉलो चाहे सॉलिड हो, दोनों का जो सरफेस एरिया होगा वो तो सेम होगा। तो बोथ द स्फीयर्स विल होल्ड सेम मैक्सिमम चार्ज। क्लियर है? चलो अब आते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। अब जब भी किसी बॉडी को क्या करें? चार्ज कर रहे हैं। जब भी किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। कैसे चार्ज कर रहे हैं? बाय फ्रिक्शन। इज ओनली फॉर इंसुलेटर, नॉट फॉर कंडक्टर। कंडक्टर खुद से काम कर देता है, कंडक्टर के साथ दिक्कत लफड़े नहीं है। इंसुलेटर नौटंकी करता है, तो इंसुलेटर को करना पड़ता है। आया क्या समझ में? क्या करेंगे? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर, मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड दी अदर नेगेटिवली चार्ज। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये कोई बॉडी ए है, यहाँ पर कोई एक बॉडी बी है, इन दोनों बॉडी को, और ये याद रखना, बोथ दीज बॉडीज बोथ आर न्यूट्रल इंसुलेटर, है ना। अब क्या होगा? ये दोनों बॉडीज़ को जब पास में लाके क्या किया जाएगा? रब किया जाएगा। तो रब करने से क्या होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट एनर्जी जनरेट होगी।
हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, छटपटाना चालू करेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर भागना चालू कर देंगे। आया क्या समझ में? तो अब जो एक बॉडी है, एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेट अस से Q1। दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें क्या चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, लेट अस से Q2। ठीक है, अब कितना होगा, तो जितना ए इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतना ही सेम इलेक्ट्रॉन बी गेन करेगा। केमिस्ट्री की दुनिया ये कहती है एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों सेम मटेरियल नहीं है। रब करोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इसकी तरफ रह जाएगा। फिजिक्स क्या कहता है, रबिंग करने से एनर्जी होती है और एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक बॉडी में चला जाएगा और दूसरी बॉडी में कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, जितना सामने वाली बॉडी या दूसरी बॉडी गेन करेगी उतना ही एक बॉडी में कम होगा। क्लियर है क्या? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन बॉडी विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द बॉडीज। आया क्या समझ में कि नहीं आया? अब एज द नेम सजेस्ट क्या कह रहा है, अब कंडक्शन का मतलब ही होता है भाई कंडक्ट करना, और कंडक्ट कौन करता है, तो ये किसके लिए मेथड है, फॉर कंडक्टर मेथड है। क्या कह रहा है, कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। फ्रिक्शन में अनलाइक चार्जेस डेवलप होते हैं, फ्रिक्शन में अनलाइक चार्जेस डेवलप होते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होगा, बॉडी कंडक्ट करेगी तो मेरे ऊपर जो चार्ज है वही मैं सामने वाले को दूंगा, तो वो बॉडी क्या करेगी, उस चार्ज को अलाउ करेगी। तो ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कैन कॉज मोर बॉडीज टू गेट पॉजिटिवली चार्ज, but the sum of the total charge on all positively charged bodies will be the same as the charge on initially considered या initially charged body। समझते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा हो गई जो हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आया। ठीक है, मान लो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लेटेस्ट से चार्ज जो था +5 कूलम्ब का था। इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, +5 कूलम्ब का है। चार्ज कहाँ पर होएगा, सरफेस पे होगा। अब एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, इनिशियली पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए, बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ सेम साइज, दैट इज दे आर आइडेंटिकल कंडक्टर्स। अब इसके पास हम लेकर पहुंचे हैं एक न्यूट्रल बॉडी और अ न्यूट्रल कंडक्टर बी। ठीक है, जब बी के पास लेकर आए बाय कंडक्शन, कंडक्शन मतलब चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया इनको, चिपका दिए, तो बाय टचिंग, या फिर ए एंड बी आर व्हेन दे आर टच्ड, तो जैसे ही इन दोनों को क्या करवाएंगे, टचिंग करवाएंगे। ये वाली जो बॉडी थी, कौन सी वाली बॉडी, बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इन दोनों का शेप साइज सेम है, मटेरियल सेम है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जितना इसमें था उतना उसमें भी चला जाएगा। क्लियर? अब मान लो हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का रेडियस है R1, चार्ज है +Q1। ठीक है, एक दूसरी बॉडी है R2, चार्ज है Q2। दे आर टच्ड, दोनों बॉडीज़ को ए एंड बी, जो दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ को हमने क्या कर दिया है, टच कर दिया। इस बॉडी पे चार्ज था Q1, इस बॉडी पे चार्ज था Q2, इसका रेडियस था R1, इसका रेडियस है R2। ठीक है, कितना चार्ज रहेगा अब दोनों बॉडी पे, तो देखो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ नहीं है, R1 R2 रेडियस हो गया, मतलब दोनों बॉडीज़ का रेडियस क्या हो गया, अलग अलग हो गया, है ना।
पर हमको ये पता है कि चार्ज कभी भी लॉस्ट नहीं होता, हमेशा क्या होता है, तो जब भी अलग अलग शेप साइज की बॉडीज आ जाए तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया जाएगा। मतलब Q1 प्लस Q2 मिला के टोटल जितना चार्ज था उतना ही चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश पे आएगा, मतलब आफ्टर टचिंग आएगा, तो टोटल चार्ज सेम रहेगा। अब इसको पढ़ना वापस स्टेटमेंट को, बट द सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑन ऑल पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज will be the same as the charge on initially considered charged body। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके कारण इस पे चार्ज जाएगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बनेंगी, दोनों का मिला जुला कर कितना चार्ज आएगा, जितना पहले वाली बॉडी पे कंसिडर किया गया था उतना ही आएगा। क्लियर है क्या? अब पहले वाली बॉडी पे कितना चार्ज रहा होगा, अब बाकी बॉडीज़ पे कितना आ रहा होगा, जितना उनका शेप होगा, क्योंकि सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया होगा उतना चार्ज आता है। पढ़े थे ना ये कि नहीं पढ़े? आया क्या समझ में कि नहीं आया? Q2 डैश का वैल्यू पुट करेंगे, Q2 डैश क्या होगा, Q1 डैश इंटू R2 अपॉन R1। तो जो Q1 है, Q1 डैश का जो वैल्यू आएगा, Q1 डैश का वैल्यू, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, Q2 की जगह पे, तो दोनों जगह पे क्या आएगा, Q1 डैश पुट करेंगे तो कितना आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, क्लियर है? तो अगर दोनों बॉडीज़ अलग अलग हो गई तो जो नया चार्ज आएगा दोनों बॉडीज़ पे वो कितना आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अब मान लो सेम ऐसे ही यहाँ से क्या निकालना पड़े, Q2 डैश निकालना पड़े, तो Q2 डैश कैसा निकाला जाएगा, यहाँ पर Q1 के लिए R1 था, R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? मान लो ये कोई बॉडी है जिसका रेडियस है R, इसके ऊपर है चार्ज Q1, कितना है, +2 कूलम्ब के बराबर है। ये कोई बॉडी है दूसरी जिसका रेडियस है 2R, इसके ऊपर है चार्ज कुछ Q2 +5 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, इन दोनों बॉडीज़ को मैंने एक तार से जोड़ दिया, इन दोनों बॉडीज़ को मैंने एक तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा, री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, लगाएंगे तो ज़्यादा चार्ज वाले से कम चार्ज वाले की तरफ चला जाएगा, पर दोनों जगह पे चार्ज है, तो नेट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बराबर आएगी। तो दोनों बॉडीज़ पे आफ्टर टचिंग देम जो नया चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो Q1 पे कितना आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। कितना आएगा, 7/3 कूलम। कितना आएगा, क्लियर है जी? इसको बनाना, if 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere then the charge on the sphere becomes, अगर 10 to the power 14 electrons को रिमूव कर दें एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर से तो उस स्फीयर का चार्ज कितना बन जाएगा, बताओ भाई क्या करोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिटी बताना है, तो Q बताना है, 10 का पावर 14 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 5 बचेगा, 16 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम विच इज 16 माइक्रो कूलम। पर प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो चार्ज विल बी प्लस A। क्लियर है क्या?